टैक्स युग की दहलीज पर देश। आज राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी संविधान संशोधन बिल। सरकार करेगी 5 बड़े बदलाव। जीएसटी बिल पर एक हुई सभी पार्टियां। बीजेपी समेत कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। राज्यसभा सांसदों को चर्चा के दौरान शामिल रहने का निर्देश। लगातार 7वें दिन डाउ जोन्स में गिरावट। कच्चे तेल की गिरावट का पड़ा असर। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत और एसजीएक्स निफ्टी करीब 30 अंक नीचे। बाजार खुलने से पहले आ सकते हैं एचसीएल टेक के नतीजे। डॉलर आय में करीब 6% का उछाल संभव, लेकिन मार्जिन में दबाव की आशंका। और देश में बिजनेस करना होगा और आसान। 24 घंटे के भीतर बनेगी कंपनी तो ऑनलाइन आवेदन के जरिए मिलेगा पैन कार्ड। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। हिंदुस्तान के अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधार यानी कि जीएसटी पर आज संसद में संविधान संशोधन बिल पेश होना है। लेकिन क्या ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी को ये बचा पाएगा? 8,600 का लेवल टूटेगा या 8,700 के पार निकलेंगे? और इस बड़े दिन को कैसे ट्रेड करें आप, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान। यहाँ PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और इनॉक्स वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। और इन दोनों से जानेंगे कि आज के दिन कौन से वो स्टॉक आइडियाज हैं जो आपको मुनाफा कमाकर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, एसजीएक्स निफ्टी को 30 अंक नीचे कारोबार की शुरुआत कर रहा है। दरअसल आप देखिए, दुनिया भर के बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ में कल 90 पॉइंट की गिरावट देखी गई और करीब 7वें दिन लगातार वहां पर सेलिंग देखी जा रही है। कच्चे तेल ने मूड बिगाड़ा है और जो जापान ने कल स्टिमुलस दिया वो थोड़ा उम्मीद से कम था, इसलिए आप देखिए एशियाई बाजार भी दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। अचानक से ग्लोबल मार्केट्स के जो खराब तस्वीर है वो दुनिया भर के बाजारों को नीचे ला रही है। थोड़ा मुनाफा वसूली भी हो रही है अच्छी रैली के बाद। ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए आज की क्या रणनीति है आपकी? बड़ा मुश्किल दिन है हेमंत। वैसे देखा जाए तो हमारे लिए बड़ा फैक्टर जीएसटी का है, लेकिन जीएसटी का फैक्टर अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो बाजार को पता ना हो। पूरी तरह से पता है। ये भी पता था कि आज टेबल होना है और ये भी पता है कि पास हो जाएगा आज या कल में। बहुत संभावना है कि आज रात तक की देर रात तक पास हो जाए, तो ऐसे में नया कुछ भी नहीं है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स, इसमें कोई डाउट नहीं कि कमजोरी के संकेत साफ तौर पर दे रहे हैं और भारतीय बाजार ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के सामने, कमजोरी के सामने टिक पाएंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है। तो मैं थोड़ा सावधान रहूंगा, लेकिन सावधानी इस लिहाज से भी रहेगी कि अमेरिका 7 दिनों से कमजोर हो रहा है तो हर रोज कमजोर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। किसी भी लेवल से रिवर्सल भी आ सकता है। तो ये बड़े कोशिश। कच्चे तेल में रिवर्सल आए ना तो ये शायद देखने को मिल सकता है। 20% हाईएस्ट से गिरना, फिर लोग कहने लगे हैं कि अब बेयर मार्केट में तो नहीं आ गया कच्चा तेल। कच्चे तेल को बेयर मार्केट में काफी लोग मानने लगे, ये बात सही है। लेकिन हाँ, इक्विटी अभी तक वैसा रुझान नहीं दिखा रही, तो इक्विटी को अगर रिकवर करना है तो आजकल में रिकवर करना जरूरी है। ग्लोबल इक्विटी की मैं बात कर रहा हूं। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, मुश्किल भरा दिन है ट्रेड करने के लिहाज से, क्योंकि डायरेक्शन साफ नहीं दिख रहा है। और ऐसे में फिर बेहतर यही कि आप लेवल्स पर नजर रखें। और लेवल्स के लिहाज से कल की और आज की कमेंट्री में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। 8,600 के नीचे बंद होंगे तो 100 पॉइंट की रेस खुलती हुई दिखेगी। 8,500 आसानी से आता दिखेगा और अहम सपोर्ट बाजार पर वहीं पर है। 8,700 के ऊपर बंद हो गए तो 8,800 8,900 तुरंत आपको आता हुआ दिखेगा। ऊपर की तरफ गुंजाइश फिर ज्यादा बनेगी बढ़ने की। गिरेंगे तो शायद 8,500 के नीचे जाएंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही है। तो ये एक क्लोजिंग बेसिस पर ट्रेड है इंट्राडे में। लेकिन उसके बावजूद अगर ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के साथ हम गिरते हैं और जीएसटी भी चूंकि 2 बजे के आसपास पेश होना है, तो फर्स्ट हाफ आपको हैंडल करना है ग्लोबल मार्केट्स की तर्ज पर। ऐसे में एक शॉर्ट कॉल लिया जा सकता है 8,700 के स्टॉप लॉस के साथ, 8,550 और 8,500 के लक्ष्य के लिए। दूसरा तरीका ये कि अगर आप पहले ही कमजोर हो जाएं, एक 8,500 के आसपास खरीदारी का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का मौका भी देख सकते हैं। 8,625 8,675, क्योंकि मैं अभी ये मान रहा हूं कि बाजार 8,500 8,700 की रेंज के बाहर तुरंत निकलेगा, इसकी संभावना कम है। दूसरा है बैंक निफ्टी। एक्चुअली दिक्कत बैंक निफ्टी में है निफ्टी से ज्यादा। बैंक निफ्टी कमजोर होता दिख रहा है और बैंक निफ्टी के लिए 19,000 के पार निकलना बड़ा मुश्किल होता दिख रहा है। लेकिन 18,900 के स्टॉप लॉस से ही बैंक निफ्टी को बेचा जा सकता है 18,500 18,400 के लक्ष्य के लिए। और निचले स्तरों पर अगर आप खरीदना ही चाहें तो 18,250 का स्टॉप लॉस रखें। 18,600 और 18,700 के लक्ष्य के लिए बैंक निफ्टी में तेजी का एक मौका बन सकता है। लेकिन बड़े उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहिए। ऐसे में सेक्टर्स जो कमजोर दिख रहे हैं, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, कल भी हम बात कर रहे थे,
और बैंक्स, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं अगर कमजोरी होनी तो यही होनी। आजा बड़ा लंबा रेंज दे रहे हैं। जनरली आप इस तरह की बड़ी रेंज कम देते हैं। मुझे लग रहा है मतलब यही है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला माहौल, मुश्किल है ट्रेड करना। मुझे कंफ्यूजन से ज्यादा मुझे ये लग रहा है कि निफ्टी में बड़ा मूव की तैयारी हो रही है। 2 से 3% की मूव की तैयारी हो रही है अब किसी भी तरफ। हाँ, वो किसी भी तरफ हो। लेकिन भाई आज ही 1 से 1.5% का मूव आज ही आ सकता है। भाई ये लैक ऑफ कन्विक्शन है इस समय। खरीदारी करने वाले जो लोग हैं, जो अब तक बाजार को यहाँ तक लेकर आए हैं, कह रहे हैं यार अब आगे की ट्रिगर्स क्या हैं जहां से और आगे ऊपर जाएगा। फ्रेश बाइंग मिसिंग है और इसीलिए कल आपने देखा दिन के हाईएस्ट लेवल से करीब करीब 88 अंक की निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। 350 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और अगर बैंक निफ्टी इतना टूटे तो बाजार को ऊपर जाना काफी मुश्किल हो जाता है। चलिए एक और एक्सपर्ट की राय आपके सामने पेश करते हैं। वागले साहब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। क्या आप भी आज बेयर्स का साथ देंगे? क्या उछाल में बिकवाली करनी चाहिए? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग। मैं बेयर्स का साथ तब दूंगा जब कल का लो टूटेगा, जो कि अगस्त फ्यूचर्स में 8620 है। तब तक मेरा व्यू ना बुलिश है ना बेरिश है। मैं स्टॉक स्पेसिफिक जाऊंगा। और बैंक निफ्टी हल्की सी मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है, तो बैंक निफ्टी एक शेड वीकर है, तो शायद बैंक निफ्टी में लीड द फॉल, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन निफ्टी में अगर आपको शॉर्ट करना है, जैसे ही 8620 टूटे या पहले आधे घंटे में टूटे तो बेटर है। एक 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट का डाउन साइड मुझे लगता है। उससे ज्यादा मुझे मतलब मैं 8300 8200 की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है 8500 8530 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए। राइट। तो मतलब 8500 के नीचे की, और 8500 पर डेटा भी काफी अहमियत रखने वाले हैं जो हम थोड़ी देर में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स जो आज आपके लिए ट्रेडिंग के लिहाज से कारगर साबित हो सकते हैं। विजय चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं। चोपड़ा साहब ने खरीदारी की राय दी है टाइटन में। आज ज्वेलरी कंपनियों के लिए बड़ा दिन है। टीवीजेड, पीसी ज्वेलर्स नतीजे भी आने वाले हैं। उससे पहले टाइटन खरीदने की राय है आपकी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि टाइटन के रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और जिस तरीके की परफॉर्मेंस टाइटन ने दिखाई है, इवन स्टॉक परफॉर्मेंस, मुझे लगता है कि ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। कल का क्लोजिंग करीब करीब 423 रुपए का था, तो 440 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। और एक स्टॉप लॉस जरूर रखें 410 का, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल हैं। तो संभवतः अगर कोई बहुत बड़ी कुछ गिरावट आई या कुछ गलत खबर आई तो हो सकता है कि उसमें करेक्शन देखने को मिले। बट मुझे लगता है कि टाइटन में एक अपसाइड है और 440 तक 1 से 2 दिन में इसको पहुंचना चाहिए। टाइटन के ऊपर रखिए नजर। आज ज्वेलरी कंपनियों के लिए वैसे दिन इंपॉर्टेंट है। टाइटन के भी नंबर्स हैं, पीसी ज्वेलर्स, टीवीजी के भी नंबर्स हैं। तो एक तरह से सेक्टर के जो ठीक ठाक बड़े प्लेयर्स हैं उन सब के नतीजे आ जाने वाले हैं, तो यहां पर नजर आपकी होनी चाहिए। लेकिन एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? सीरीज की शुरुआत में सब लोग एफआईआई से माफ कीजिएगा किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? सीरीज की शुरुआत में जो कॉन्फिडेंस बना हुआ था वो अभी भी बरकरार है। देखा जाए तो एफआईआई तो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक और कह रहे हैं लोग एलआईसी की तरफ से सेलिंग आ रही है। राइट। एक्चुअली म्यूचुअल फंड की सेलिंग नहीं है और म्यूचुअल फंड के पास तो पैसे भी आ रहे हैं लगातार, तो वो तो खरीद रहे हैं। इसलिए डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली से ज्यादा असर नहीं पड़ता। एफआईआई की खरीदारी जब तक है तब तक मीडियम टर्म ट्रेंड आपका क्लियर है कि बहुत कमजोरी का नहीं। लेकिन पिछले 3 दिनों से मैं एक ही चीज को बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, आज फिर से कहना चाहता हूँ, और वो है स्टॉक फ्यूचर्स। एक्चुअली स्टॉक फ्यूचर्स में दिक्कत है। कल फिर से 850 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। लगातार चौथा दिन है जब स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई की बिकवाली हो रही है। 800-900 करोड़ की बिकवाली रोज हो रही है। तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस हिलाती है। कैसे कि जैसे आप ऊपर के स्तर पर पहुंचते हैं, एफआईआई बिकवाली करना शुरू करते हैं, खासतौर से स्टॉक्स में। एक्चुअली वो रिपीटेटिव लग सकता है। कल भी यही बात कर रहे थे कि जिन कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, जो दिग्गज कंपनियां हैं, या एफआईआई की होल्डिंग है, नतीजे थोड़े भी खराब है, तो उनकी बिकवाली का दबाव है। तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको ज्यादा सावधान रहना है। फिर से यही कहूंगा, और कल हम यही बात कर रहे थे कि देखिए निफ्टी में उतनी कमजोरी नहीं है, स्टॉक्स में कमजोरी है। और आप देखिए कल किस तरह से मिड कैप इंडेक्स 5% कमजोर होकर बंद हुआ। तो थोड़ा सा मिड कैप स्टॉक्स में जो यूफोरिया बना है, जो इतनी तेजी बनी हुई है, और एफआईआई जब आपको दिख रहा है कि बिकवाली कर रहे हैं स्टॉक्स में, तो थोड़ा वहां सावधान रहिए। आप अपने स्टॉक फ्यूचर्स की ट्रेडिंग पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर लगाकर रखें। निफ्टी तो बड़ा इजी है स्टॉप लॉस समझना लगाना, क्योंकि आपको लेवल्स बड़े आसानी से मिल जाते हैं। स्टॉक्स में थोड़ा मुश्किल होता है, तो स्टॉक्स में सावधान रहने की राय है। और दूसरा ये कि ऊपरी स्तर पर खरीदारी करने के बजाय इंतजार करें करेक्शन का और तब खरीदें। ओके, चलिए तो ये राय एफआईआई के डेटा से बनकर निकल रही है इस समय। लेकिन देते हैं आपको वागले साहब की आज के टॉप पिक। विजय जी तो कह रहे थे कि टाइटन में उनकी तेजी की राय है। आपका एक टॉप पिक क्या है आज?
हेमंत, आईटीसी में मैं बाय करने की सलाह दूंगा, Okay. क्योंकि कल आईटीसी ने 256 का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। और आईटीसी की खासियत ये है कि जब मार्केट्स नीचे जाते हैं ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता है। Yeah. तो मैं वो थॉट लेके मैं आईटीसी में मुझे बाय दिखता है, मैं 274 का टारगेट दूंगा अगले कुछ दिनों में, और मेरा स्टॉप लॉस होगा 255। राइट, तो आईटीसी कल का स्टार परफॉर्मर, बाजार को अगर कल कोई संभालने का काम कर रहा था एक इकलौता निफ्टी का शेयर तो वो आईटीसी का ही था। और आप देखिए क्या जबरदस्त एक्शन कल देखने को मिला। जीएसटी की होप्स के चलते भी आप देखिए यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये बताइए एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? जिन ट्रेडर्स ने 9000 के कॉल्स में शुरुआत में तेजी कर ली थी, वो तेजी होगी ना? लग रहा है ना कि 9000 का लेवल देखने को मिलेगा इस सीरीज में, या फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगाया है? हेमंत, कल के सेशन में कई दिनों बाद एफएनओ के संकेत नेगेटिव आए हैं। नेगेटिव इसलिए आए हैं कि कॉल्स में भारी भरकम बिकवाली हुई है, वो थोड़ी सी चिंता की बात है। 8700, 8800, 8900 तीनों ही मिलाकर कॉल्स में लगभग 25 लाख शेयर कल ऐड हुए हैं। ओके, इसका मतलब साफ है कि लोग थोड़ा अपसाइड नहीं देख रहे हैं, या फिर कॉल बेचकर हेजिंग कर रहे हैं या प्रीमियम कमाने के मूड में। तो अब 8700 के पार निकलना है तो आपको जीएसटी प्लस ग्लोबल मार्केट्स प्लस एफआईसी, ये 3 ट्रिगर चाहिए। रिजल्ट हम बचा सकते हैं, चलिए एचसीएल टेक का नतीजा बाजार खुलने के बाद आ जाएगा और मार्केट मूविंग नहीं है, लेकिन ये 3 ट्रिगर एक साथ होंगे तो आप 8700 के ऊपर क्लोज होते हुए देखेंगे। तो वो तीनों में अब क्या मिसिंग होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन कल पहली बार ऐसा लगा कि शॉर्ट पोजीशन एफएनओ में बनती हुई दिखी। अच्छी बात यही कि पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा गिरकर 0.91 पर आया है। वायदा कारोबार के लिहाज से सबसे अहम लेवल जो है वो है 8500। 8500 के लेवल पर 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, वो अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा लेवल है 8600 का, जो आज इंट्राडे के लिए। क्यों? क्योंकि 8600 के लेवल पर 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में। फर्ज करें एसजीएक्स निफ्टी जो आपको दिखा रहा है कि 30 अंक नीचे आप खुलेंगे, ठीक है, 8590 8600 के आसपास खुले, 8590 परसों का लो है जी। अगर उसके नीचे आपने आधा एक घंटा ट्रेड किया तो फिर दिक्कत क्या होगी? जिन लोगों की 35 लाख शेयरों की पोजीशन है पुट में, कम से कम 10 लाख 15 लाख शेयर तो ऐसे होंगे जो कमजोर ट्रेडर्स के होंगे, बिल्कुल, वो अपनी पोजीशन कम करने की कोशिश करेंगे। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स की बिकवाली का दबाव जो बनेगा वो आसानी से निफ्टी को 8550 के आसपास ले जा सकता है। तो 8600 के नीचे खुल भी जाए या वहां खुल भी जाए तो टिकना नहीं चाहिए। तो इंट्राडे के लिए बहुत जरूरी है कि हम 8600 के ऊपर टिके रहें या उसके आसपास वक्त बिताएं ताकि दबाव ज्यादा न बने। तो आज मेक और ब्रेक वाला दिन हो सकता है निफ्टी के लिए। अगर नीचे जाना है तो आज से बढ़िया दिन नहीं होगा, और अगर रिकवरी करके बाजार को 8900 9000 की तरफ बढ़ना है तब भी आज से बढ़िया दिन नहीं हो सकता कि आप 8700 के ऊपर की क्लोजिंग देखें। तो इसीलिए स्क्रीन पर नजर रखिए लेवल्स पर नजर रखिए, बजाय इसके कि प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करें, पहले अंदाजा लगा की कोशिश करें कि ये वाला ट्रेड कर ले। बिल्कुल, जो स्क्रीन दिखाए वैसा करिए। चलिए तो स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें और नजर रखिए 8600 के ऊपर जाकर समाप्ति हो। कल तो शुक्र है देखिए उसके ऊपर जाकर ही निफ्टी ने क्लोज दिया था। हमारे बाकी के 5 एक्सपर्ट्स की क्या राय है, निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। और आप देखिए जो पहले एक्सपर्ट हैं उनकी राय आपकी स्क्रीन पर, वो बुलिश हैं। 8720 का टारगेट दे रहे हैं एके प्रभाकर आईडीबीआई कैपिटल के। हेमंत कपाड़े की राय लेकिन बिकवाली की 8625 के आसपास, यानी कि कल की क्लोजिंग के आसपास आप निफ्टी बेच दीजिए। 8650 का स्टॉप लॉस छोटा, 8575 का लक्ष्य भी छोटा ही है। और हेमेन के साथ हैं वैशाली पारेख, प्रभुदास लियादर की, वो भी कह रहे हैं कि बेचकर चलना चाहिए। 8570 का टारगेट है 8700 के स्टॉप लॉस के साथ। शॉर्ट पोजीशंस बनाए, आप भी स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे। हाँ, इन्हीं स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करना चाहते हैं विकास सालों के 8690 के लक्ष्य के लिए। और रजत बोस भी कह रहे हैं कि बेचकर ही चलिए। तो आज बेचकर जाने वाले लोगों की बस संख्या थोड़ी ज्यादा होती जा रही है। 8550, 8520 यहां तक गिर सकता है। 8685 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो देखिए 5 एक्सपर्ट्स में से आज 3 जो हैं वो बिकवाली के मोड में, 2 खरीदारी के। तो डेटा वही बता रहे हैं और यही वजह कि आज देखिए 4 में से 3 डेटा हमने नेगेटिव चुने, ग्लोबल, डोमेस्टिक फंड्स और एफएनओ, जबकि न्यूट्रल है एफआईएस के डेटा। चलिए 8570 पहला लेवल है और उसके बाद 8500, 8525 जहां तक बाजार जा सकता है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 8675, 8700 की रेंज होगी एक ऊपर का अहम पड़ाव जिसके पार निकलना होगा मुश्किल। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि जीएसटी पर आज संसद में क्या कुछ एक्शन होने वाला है और जो बिल पेश किया जाएगा उसमें क्या कुछ खास प्रस्ताव हैं। इन सब पर पूरी डिटेल से आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अब बात करते हैं जीएसटी के एक्शन की।
आज राज्यसभा में सरकार जीएसटी बिल पेश करेगी। अच्छी बात यह है कि जीएसटी संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए सभी दल एक हो गए हैं। चलते हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास और पूछते हैं कि आज क्या क्या कुछ है एजेंडे में। लक्ष्मण बताइए, टैक्स रिफॉर्म के लिहाज से आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्या कुछ होगा संसद में आज? मोर्चे पे आज का दिन काफी ऐतिहासिक होने जा रहा है। करीब 2 बजे राज्यसभा में ये बिल चर्चा के लिए रखा जाएगा और इस बिल पर जो समय सीमा निर्धारित की गई है करीब 5.5 घंटे इस पर बहस की जाएगी और उसके बाद संभावना है करीब 8 या 9 बजे रात तक ये बिल राज्यसभा से पारित हो जाए। अब तक जो संबंधित पार्टियां हैं, जो गैर कांग्रेसी विपक्ष है या कांग्रेस है, उनमें से अधिकांश ने अपनी सहमति दे दी है। उनको बिल में जो भी संशोधन किए जा रहे हैं उसकी कॉपी भी मुहैया कराई जा चुकी है। इसमें 1 या 2 पार्टियां हैं जिनकी तरफ से अभी पत्ता नहीं खुला है, जिसमें AIADMK भी शामिल है कि आखिर वो क्या करेगी। अगर वो सहमत नहीं होती है तो सदन से वॉकआउट कर जाएगी। वोटिंग के वक्त एक विकल्प है जिसकी संभावना, जिसकी अटकलें काफी तेज हो गई है, लेकिन अब ये लगभग तय है कि ये बिल राज्यसभा से पारित हो जाएगा और कमोबेश आम सहमति से ये बिल पास कराने में सरकार कामयाब हो जाएगी। चलिए, तो लक्ष्मण, देर शाम तक ये राज्यसभा से तो पारित हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, आगे की प्रोसेस क्या है? इस बिल के पास होने के बाद, चूंकि इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं लोकसभा में जो बिल पास हुआ था उसके मुकाबले, तो ये बिल फिर लोकसभा में जाएगा। ये संभावना है कि अगले दिन यानी गुरुवार को ये लोकसभा में जाए और लोकसभा से पास होना महज एक औपचारिकता है। उसके बाद वो फिर राज्यों के पास जाएगा और राज्यों में अधिकांश माना जा रहा है कि विशेष सत्र बुला करके इस बिल को मंजूरी दे देंगे। आधे से ज्यादा राज्यों से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल फिर से लोकसभा राज्यसभा में आ जाएगा। माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में ये बिल लोकसभा राज्यसभा में आएगा और बताया जाएगा सदन को कि राज्यों ने मंजूरी दे दी है और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान संशोधन बिल मान्य माना जाएगा। उसके बाद असली जीएसटी बिल आएगा। बता दूं कि ये जीएसटी बिल नहीं है, जीएसटी संविधान संशोधन बिल है, जिसके जरिए जीएसटी बिल लाने का रास्ता साफ किया जा रहा है। बिल्कुल, तो शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस जानकारी के लिए। तो लक्ष्मण साहब कह रहे हैं कि देखिए, जीएसटी बिल नहीं है, ये संविधान में संशोधन किया जा रहा है जिसके जरिए जीएसटी बिल को लाया जाएगा और उस बिल में पूरी डिटेल्स होंगी, कौन से सेक्टर में किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा, तब ज्यादा क्लियरिटी से पता चलेगा। तो जो लोग मान रहे थे कि ये बिल ही आज आ जाने वाला है, ऐसा नहीं है, केवल संविधान में संशोधन किया जा रहा है। तो शायद रेट भी जो है 18% का, इसके ऊपर क्लैरिटी आज ना आए, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में 18 हो, 20 हो, क्या रेट हो, वो भी शायद क्लैरिटी आज नहीं मिले। ये तो अगले सत्र में ही होगा। विंटर सेशन के पहले ये होने वाला नहीं कि एग्जैक्टली क्या रेट्स होंगी, किस तरह की शेयरिंग के फॉर्मूले होंगे। बड़ी बड़ी बातों पर आज सहमति हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जो आप ये कहते हैं ना कि मार्केट को जो देखना है अब आगे, कि जो फाइन डिटेल्स चाहिए वो अभी कम से कम 5-6 महीना दूर है। बिल्कुल, तो थोड़ा इंतजार करिए आप और हम आपको बताते रहेंगे कि वो फाइन प्रिंट्स क्या निकल कर आएंगे, क्या हो सकता है, किस रूप में हो सकता है जीएसटी बिल जो आगे पेश होगा। लेकिन क्या आज आपको लॉजिस्टिक स्टॉक्स में मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, कहते हैं ना लोग, सेल ऑन न्यूज, क्या वो रणनीति सही होगी? चलिए इस सब पर बात करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट से ये पूछेंगे कि आज क्या लॉजिस्टिक स्टॉक्स में दबाव देखने को मिलेगा और कौन से स्टॉक्स हैं जो आज आपके रडार पर होने चाहिए। टॉप 5 स्टॉक्स भी हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद। और अब वक्त है टॉप 5 स्टॉक्स का और सबसे पहले नजर में रखिए मेटल स्टॉक्स और मेटल में भी स्टील स्टॉक्स। और खबरें ये आ रही कि 6 देशों से इंपोर्ट होने वाले, आयात होने वाले स्टील पर सरकार ने $557 प्रति टन एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। ये देश हमारे देश में स्टील बेच रहे सस्ते दामों पर और घरेलू इंडस्ट्री को हो रहा है नुकसान। इसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। तो इन तमाम कंपनियों के लिए, JSW स्टील, सेल, कल्याणी, उत्तम, इनके लिए पॉजिटिव खबर। इसके अलावा ONGC ऑयल इंडिया के लिए एक अच्छी खबर आती हुई, काफी समय से ये अपने मंत्रालय से कह रहे हैं कि वित्त मंत्रालय को कम कर देना चाहिए ऑयल सेस, जो इस समय 20% है उसको घटाकर 10% कर देना चाहिए। और ऑयल मिनिस्ट्री ने ये जो सुझाव हैं इन बड़ी तेल कंपनियों के, वो वित्त मंत्रालय को भेज दिए हैं। अब देखना होगा वित्त मंत्रालय इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल एक सेंटीमेंट के लिहाज से अच्छी खबर है, अगर ये हो जाता है तो ONGC ऑयल इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन खबर मानी जाएगी। ज़ाइकोम सिक्योरिटी सर्विसेज देने वाली कंपनी जो कैमरा बनाती है, इनके लिए एक पॉजिटिव खबर। कार्निवल सिनेमा, आप जानते होंगे, एक जाना माना मल्टीप्लेक्स चेन है। लगभग 90 शहरों में इनकी 324 थिएटर्स में ज़ाइकोम सिक्योरिटी सर्विसेज देंगी, अपने सिस्टम्स लगाएंगी। तो ज़ाइकोम के लिए एक बड़ी खबर।
और ग्रीन प्लाई के लिए भी एक अच्छी खबर आती हुई, वो हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजे आते हुए मुनाफे का फिगर जो हमें दिख रहा है वो उम्मीद से बेहतर दिख रहा है। 1890 करोड़ रुपए का अनुमान था और मुनाफा देखिए 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का आया है। 2047 करोड़ का मुनाफा है। आय का आंकड़ा भी काफी बेहतर है। 11,255 करोड़ का हमारा अंदाजा था, 11,336 करोड़ का आय का आंकड़ा है। तो पहले दोनों आंकड़े उम्मीद से बेहतर, और कोई मुझे आश्चर्य नहीं क्योंकि स्टॉक पिछले 3 दिनों में 50 रुपए से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। अच्छे नतीजों की उम्मीद, लेकिन अच्छे नतीजों की उम्मीद के बावजूद उम्मीद से बेहतर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। कम से कम पहली टिक पर तो ये नजर आ रहे हैं। ये एबिट 2333 करोड़ का अंदाजा था, 2195 करोड़ के आसपास का। तो ऑपरेटिंग लेवल पर भी परफॉर्मेंस काफी बेहतर। लेकिन एबिटा मार्जिन देखिए अनिल, 19.5% की एक्सपेक्टेशन के मुकाबले 20.5% के एबिट मार्जिन आए हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो अच्छा परफॉर्मेंस आज दिखाएगी। इन नतीजों को देखकर तो ये समझ में आ ही रहा है। आशीष हमारे साथ, हमारे रिसर्चर जुड़ चुके हैं, जिनसे और विस्तार में पूछते हैं कि उन्हें कैसे लग रहे हैं ये नंबर्स। आशीष बताइए, नंबर्स इस समय तो अच्छे दिख रहे हैं। इवन डॉलर रेवेन्यू का नंबर भी हमारे सामने आता हुआ 1680 करोड़ रुपए के मिलियन डॉलर का अनुमान था और अब आप देखिए 1690 मिलियन डॉलर का ये नंबर आता हुआ। कैसे लग रहे हैं नंबर्स आपको? आपने मेंशन कर ही दिया आप दोनों ने कि नंबर बेहतरीन है और ये इनफैक्ट पिछले 3 क्वार्टर से डिसअपॉइंटमेंट के बाद अच्छे नंबर्स आते हुए। ध्यान रखें, इस बार HCL टेक्नोलॉजीज ने जो पिछले साल सितंबर में वॉल्वो का एक्विजिशन करा था, उसके IT सेवाओं का, सर्विसेज का, उसका इंपैक्ट आना था। अच्छा, उसका इंपैक्ट कैलकुलेशन स्ट्रीट के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। जब एक्विजिशन हुआ था तब पिछले साल के रेवेन्यूज थे कुल मिलाकर वॉल्वो के $147 मिलियन के आसपास के। तो हमने उसे आसान शब्दों में 4 क्वार्टर्स में तोड़ दिया था, तो $47.5 मिलियन के आसपास की एक्सपेक्टेशंस थी कि वहां से कंट्रीब्यूशन आएगा। तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन था। तो शायद वो वॉल्वो एक्विजिशन से भी हालात हमारी उम्मीद से बेहतर आते हुए नजर आए, इसलिए भी आपको आंकड़े अच्छा लग रहे होंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन थी 6.25% के आसपास डॉलर आय में ग्रोथ की, जिसमें वॉल्वो का 3% और 3.25% HCL का ऑर्गेनिक ग्रोथ था। तो ये नंबर्स 10-12 मिलियन डॉलर हमारी उम्मीद से बेहतर है। तो शायद वो वॉल्वो का एक्विजिशन ही ज्यादा बेनिफिट कर रहा है उम्मीद से ज्यादा। मार्जिन प्रेशर में रहने की बात थी और इनफैक्ट मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1.25% के आसपास मार्जिन कमजोर होंगे, यानी कि 125 बेसिस पॉइंट के आसपास। क्यों? क्योंकि एक तो वॉल्वो जिस कंपनी को एक्वायर करता उसके मार्जिन थोड़े से ठंडे थे, तो कंसोलिडेटेड एंटिटी में मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिलता। साथ साथ ध्यान रखें, पिछले क्वार्टर में बीपीओ में वन ऑफ्स थे, तो इसलिए मार्जिन पे प्रेशर की बात थी। पर अच्छी बात कि हमारी उम्मीद से कहीं कम मार्जिन पे प्रेशर है, महज 20-25 बेसिस पॉइंट के आसपास का। तो जो 2 दिक्कतें थी HCL टेक के साथ, एक तो ग्रोथ चैलेंजिंग हो रही थी, ग्रोथ नहीं आ रही थी, और दूसरा मार्जिन पे लगातार जो प्रेशर था वो उम्मीद से कम है, इसलिए नंबर्स अच्छे हैं। पर अनिल ने हाईलाइट करा कुछ देर पहले कि स्टॉक में मोमेंटम था। पिछले 2 हफ्ते में ये स्टॉक मेरे ख्याल से 75-80 रुपए का उछाल दिखा चुका है, 723 रुपए से 800 रुपए पे। लेकिन आशीष, इसके बावजूद 2 चीजें। पहला तो ये कि निफ्टी की 5 ये जो IT कंपनियां हैं उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बाकी 4 जो पेयर्स हैं इसके निफ्टी में, उसके मुकाबले में लगभग 20% सस्ते वैल्यूएशन पर HCL टेक ट्रेड कर रहा है। तो इन नंबर्स के बाद भले ये पिछले दिनों की तेजी हुई, क्या एक री रेटिंग की संभावना बनती है? देखिए, HCL टेक हिस्टोरिकली हमेशा से डिस्काउंट पे ट्रेड करता था। 14 के पी मल्टीपल पे कामकाज करती थी कंपनी। पिटाई के बाद जो साल के लोज पहुंचे थे 700 रुपए के आसपास के, तब ये 12 के पी मल्टीपल पे आ गई थी। पिछले कुछ दिनों के उछाल से अभी 12.5-13 के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रही है। तो अब वैल्यूएशन के लिहाज से एक नॉच ऊपर रेटिंग होती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी ये कहना कि एक क्वार्टर के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या होगी, क्योंकि ध्यान रखें HCL टेक पिछले कई क्वार्टर से हम रिपोर्ट कर रहे थे $1 बिलियन की TCV, यानी कि डील्स बैक कर रहे हैं, पर उसका ट्रांसलेशन अभी तक रेवेन्यू में उस तरह का देखने को नहीं मिला है। स्ट्रीट उसका वेट करेगी। इस कंपनी के मार्जिन एक समय में कंपनी 20%-24% के मार्जिन क्लॉक करती थी, अब ये घटकर 20% पे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो मार्जिन की ट्रेजेक्टरी कब तक इंप्रूव होगी, स्ट्रीट उसको बहुत क्लोजली वॉच आउट करना चाहेगा अगर वो हिस्टोरिकल मल्टीपल्स वापस देने इस कंपनी को। तो आपको बता दूं कि अब HCL टेक की गाइडेंस भी हमारे सामने आ गई है और गाइडेंस एक बार आपके सामने रखता हूं। FY7 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ जो रहेगा वो 12 से 14% रहेगा कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर जिस पर स्ट्रीट आज नजर डालेगा। FY17 में डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ जो रहने वाला है डॉलर टर्म्स में, अगर आप देखिए तो वो 11 से 13.2% रहने वाला है। और आशीष, FY17 में एबिटा मार्जिन जो रह सकते हैं वो 19.5 से
20.5 की रेंज में रह सकते हैं। तो ये है गाइडेंस का आंकड़ा आपको कैसा लग रहा है? ये दोनों ही आंकड़े थोड़े से डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, सरप्राइजिंग है, मैंने एचसीएल टेक की गाइडेंस इससे पहले स्पेसिफिकली कभी सुनी नहीं थी। अभी 11.25 से 13.25% के आसपास बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ की बात तो नहीं कर रहे हैं। इन्फोसिस भी यही इन्हीं लेवल्स के आसपास 10 से 11.5% की ग्रोथ की बात कर रहा था। तो छोटी कंपनी उस लिहाज से बहुत एग्रेसिव ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। मार्जिन अब वही 20 के बैंड की बात कर रहे हैं, तो अभी भी वो हिस्टोरिकल लेवल्स में मार्जिन और ग्रोथ शायद लौटती हुई नजर ना, एटलीस्ट फॉर द टाइम भी। इसलिए मैं कह रहा हूं हिस्टोरिकल मल्टीपल्स वापस देना शायद जल्दबाजी होगी। मुझे जो लग रहा है ये बात सही है कि मार्जिन्स का आउटलुक उतना दमदार नहीं है। 12 से 14% रुपए तो है ही, और 11 से 13.25% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ बुरी नहीं है इस तरह के माहौल में, राइट आशीष? बिल्कुल। लेकिन मार्जिन्स में अगर यही 21-22% की रेंज दी होती तो शायद बेहतर होता है। इसी पर एक राय ली जाए। एंजल ब्रोकिंग की वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च सरबजीत कौर नांगरा हमारे साथ शामिल हो रही कार्यक्रम में। सरबजीत, 2047 करोड़ का आय का आंकड़ा, माफ कीजिएगा मुनाफे का आंकड़ा, 11,336 करोड़ ये आंकड़ा है आय का, 2,333 करोड़ ये है एबिट, 20.6% 20.6% आए हैं मार्जिन, और डॉलर रेवेन्यू 1691 मिलियन, 1691 मिलियन डॉलर। और आपने गाइडेंस तो सुना ही होगा, 12 से 14% कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में गाइडेंस, 11.25 से 13.25% डॉलर टर्म्स में गाइडेंस पूरे साल के लिए, और मार्जिन्स का गाइडेंस 19.5 से 20.5% का दिया है एचसीएल टेक ने। ये पूरा नतीजा मैंने आपके सामने रख दिया और आगे का गाइडेंस भी। अब बताइए एचसीएल टेक पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो नंबर्स आए हैं हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे हैं। अगर आप टॉप लाइन भी देखिए, बॉटम लाइन देखें, मार्जिन देखें, तो हमें लगता है अच्छा परफॉर्मेंस है। और एचसीएल टेक से हम काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इन नंबर्स पे डिलीवर करे। जैसे आपने कहा उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन इंडस्ट्री में काफी स्ट्रांग है, तो वो नंबर्स की उम्मीद थी। तो इस क्वार्टर में एटलीस्ट हैव नॉट डिसअपॉइंटेड। गाइडेंस पहली बार दिया है, अच्छी बात है, इससे क्लैरिटी आती है बिकॉज लास्ट 2 क्वार्टर्स में नॉन परफॉर्मेंस की वजह से इवन दो। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, तो मेरे ख्याल से गाइडेंस जो है डिसेंट गाइडेंस है, एक अच्छा गाइडेंस है। इंडस्ट्री के जैसे इन्फोसिस है उसकी लाइन में ही है। और जो अनसर्टेनिटी मैक्रो एनवायरनमेंट में ब्रेक्सिट के चलते है, ये नहीं है कि फंडामेंटल ब्रेक्सिट के चलते चेंज हो गए, लेकिन एक डिले हो गया प्रोसेस ऑर्डर एग्जीक्यूशन का, जिसके चलते ये साल जो है इन्फोसिस ने भी अपना गाइडेंस थोड़ा कम किया। तो मेरे ख्याल से उससे कोई डरने वाली या फिर नर्वसनेस की बात नहीं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से गाइडेंस की गिवन सर्कमस्टेंसेस में अच्छा है। और स्टॉक्स आईटी के अगर आप देखें तो काफी ट्रेलिंग बेसिस पे भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। तो अगर वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो कोई कंसर्न नहीं है, और बिजनेस मॉडल में भी कोई कंसर्न नहीं है। तो ओवरऑल हमें तो आईटी स्पेस जो है करंट वैल्यूएशन काफी अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका सरबजीत इस एनालिसिस के लिए। तो नतीजे तो काफी जोरदार हैं। अब आज देखना होगा किस तरह से ये स्टॉक रिएक्ट करता है। अच्छी रैली दिखा चुका है, कितना मोमेंटम और देखने को मिल सकता है, इस सब पर बात करेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप वागले जी से पूछेंगे चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, और विजय चोपड़ा की राय भी लेकर आएंगे एचसीएल टेक पर। इस स्टॉक पर आज नजर होगी बाजार खुलने के साथ ही। अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस वक्त संदीप वागले साहब, विजय चोपड़ा साहब, और अब विवेक गुप्ता जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए। तो पहले एक राय तो उनसे ही ले ली जाए और उसके बाद हम एचसीएल टेक के टारगेट्स पर फोकस करेंगे। तो गुप्ता साहब, पहले तो ये बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या ट्रेड है आपका? वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या राय है? मॉर्निंग अनिल जी, अगर निफ्टी का लास्ट 10 दिन का ट्रेंड देखें तो निफ्टी ने एक राइजिंग ट्रेंड चैनल फॉर्मेशन किया था। कल उस ट्रेंड चैनल के नीचे ही ट्रेड कर रहा था और उसी के ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर फिर से निफ्टी ने रिट्रेसमेंट दिखाया है। तो मुझे लगता है शॉर्ट की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। मैं करंट लेवल्स पे शॉर्ट की सलाह दूंगा फॉर टारगेट्स ऑफ 8550 और ऊपर में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 8690। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स में टॉपिक फॉर्मेशन बनाया है और मुझे लगता है बैंक निफ्टी में शॉर्ट ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 18760 से लेकर 18790 के लेवल के बीच में शॉर्ट करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 18870 और नीचे में मेरा टारगेट रहेगा 18580 का। ओके, चलिए, तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन आज खुलने के साथ ही एक शेयर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो तो एचसीएल टेक का ही है। हमने आपको कुछ देर पहले बताया, नतीजे काफी अच्छे दिख रहे हैं।
कल आखिरी सौदा में संदीप वागले ने कहा था इसको खरीद कर आपको जाना चाहिए। पूछते हैं अब उनको टारगेट्स क्या नजर आ रहे हैं। आपका BTST कॉल था संदीप, ये बताइए कितना ऊपर आज खुलेगा, वहां पर क्या राय होगी, कहां तक की तेजी देखने को मिल सकती है? जिन्होंने कल आपके कहने पर खरीदा उनको क्या स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करना चाहिए अपनी पोजीशन? हेमंत, मुझे लगता है ये 3 से 4% ऊपर खुलेगा। वैसे मेरा 840 to 850 ये टारगेट होगा, जो कि लगभग 4.5-5% है, और मुझे नहीं लगता ये 785 के नीचे जाएगा। तो अगर ऊपर अराउंड 830 मिलता है तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट इज नॉट सपोर्टिंग। लेकिन HCL टेक में कल जो प्राइस पैटर्न था और जो वॉल्यूम बिल्टअप था, वो संकेत क्लियर दे रहा था कि स्मार्ट मनी इज बाइंग एंड समथिंग पॉजिटिव डिस्काउंट हो रहा है, जो मुझे लगता है ओपनिंग में होगा। तो ये है राय। इस वक्त HCL टेक के नतीजों के बाद बड़ी तेजी के लिए तैयार रहे, और कल जिस तरह से 800 के आसपास जाकर ये स्टॉक बंद हुआ, एक मजबूत उछाल देखने को मिलेगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए ब्रोकरेज हाउसेस की राय। कौन से वो शेयर हैं जिन पर आज रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स के दम पर दिखेगा एक्शन, बताएगी नियति इस ब्रेक के बाद। और अब फोकस करते हैं उन तमाम स्टॉक्स पर जहां आज FIs ने अपनी नजरें जमाई है। रिजल्ट से पहले, रिजल्ट्स के बाद रिपोर्ट्स जो आई हैं उन पर फोकस करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही है नीति, और नीति कैपिटल गुड्स स्पेस से इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं। वोल्टास पर नतीजों के बाद भेल और साथ ही लुपिन, बताएं किस तरह की रिपोर्ट्स इन तीनों शेयरों पर आई है? कल अनिल जी, वोल्टास ने नतीजे अच्छे पेश किए थे और सरप्राइजिंगली स्टॉक का रिएक्शन बहुत ही नेगेटिव था। CLSA कह रहा है कि स्टॉक को अभी वो डाउनग्रेड करेंगे, क्योंकि 24% ये रैली कर चुका है पिछले 3 महीने में। आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, इसे अभी घटा करके सेल कर रहे हैं। टारगेट हालांकि इन्होंने एडजस्टमेंट किया है अच्छे नतीजों के बाद, 330 से बढ़ा के 345 का किया है। नोमुरा न्यूट्रल का कॉल मेंटेन करा है, 320 का इनका टारगेट है। नेगेटिव जो स्टॉक रिएक्शंस था, स्टॉक का जो रिएक्शन था वो इनको समझ में नहीं आया। इनफैक्ट ये कह रहे हैं 320 के आपको 320 के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करके चलना चाहिए। भेल पर आज क्रेडिट स्विस की एक अंडर परफॉर्म की रेटिंग आई है, 27% मौजूदा भाव से गिरावट का इन्होंने लक्ष्य दिया है। 100 रुपए का इनका लक्ष्य है। एग्जीक्यूशन पर इनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि आगे कर पाएंगे या नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी आगे चल के हिट हो सकती है, ऐसा मानना है क्रेडिट स्विस का। 100 रुपए का लक्ष्य आपको भेल डाउन साइड में दिखा सकता है। IGL पे सिटी एक बुलिश का कॉल दे रहा है, निवेश करने की आपको सलाह दे रहा है। 654 का लक्ष्य था, अब इसे बढ़ा के 741 का कर दिया है। मौजूदा भाव से आपको 14 से 15% की तेजी ये शेयर दिखा सकता है। डीजल व्हीकल्स पे जो बैन है उसका इनको फायदा मिलेगा। CNG की मांग बढ़ने से इनकी वॉल्यूम ग्रोथ में बढ़ोतरी होगी। निवेश करके चलिए। गुरुग्राम एक इनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यहां पे निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं 741 के लक्ष्य के लिए। ओके, चलिए, तो IGL के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है। गुरुग्राम मतलब गुड़गावा के लिए ये बात कर रहे हैं कि वहां पर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन ये बताइए और कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर रिपोर्ट्स आई हैं? ल्यूपन पर कल इन्होंने जापानीज कंपनी का एक अधिग्रहण किया है, और अब ये 6ठी सबसे बड़ी ब्रांडेड जेनेरिक्स में कंपनी बन जाएगी जापान में। ज्यादातर ब्रोकरेजेस यहाँ पे बुलिश है, निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे सबसे ज्यादा बुलिश कॉल दे रहा है। ओवरवेट का इनको कॉल है, 1986 का ये लक्ष्य दे रहे हैं। मौजूदा भाव से आपको 17% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का भी 1950 का ही लक्ष्य है। गोल्डमैन सैक्स की आज फाइनेंशियल्स के ऊपर एक रिपोर्ट आई है। NPLs की जो दिक्कतें हैं अब आगे चल के खत्म या फिर लगभग खत्म होती हुई नजर आएंगी। इनके जो एसेट क्वालिटी है वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। येस बैंक और HDFC बैंक को अपग्रेड कर रहे हैं। न्यूट्रल का इनका दोनों का कॉल था, अब इसे बढ़ाकर बाय यानी निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। येस बैंक का लक्ष्य 970 से बढ़ाकर 1484 का किया है। HDFC बैंक का लक्ष्य 1175 से बढ़ा के 1477 का कर रहे हैं, मगर IDFC को यहाँ पे डाउनग्रेड कर रहे हैं। बाय का इनका कॉल था, इसे घटाकर इन्होंने न्यूट्रल कर दिया है, और टारगेट प्राइस 57 से ट्रिम करके इन्होंने 53 का कर दिया है। BNB और बैंक ऑफ बड़ौदा पे इनका बिकवाली का सलाह अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, हालांकि टारगेट प्राइस इनके भी थोड़े से एडजस्ट किए हैं। 73 PNB का लक्ष्य था, अब इससे बढ़ा के 86 का कर रहे हैं। 129 का बैंक ऑफ बड़ौदा का लक्ष्य था, जिसे अभी बढ़ा के 142 का कर रहे हैं। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट तो मुझे जो दिख रही वो है कोटक की। वेबको, इसके जरा चार्ट्स देखिए सर वागले साहब, क्या कुछ दिख रहा है? वेबको पर 6500 से टारगेट बढ़ाकर 7200 किया है वेबको इंडिया पे कोटक ने। हालांकि लिक्विड स्टॉक है, लेकिन इन्वेस्टर्स के काम का स्टॉक है ये।
तो भाव क्या चल रहा है आजकल? 6160, यानी कि जगह है अभी भी यहाँ पर लगभग 1500 रुपए की बढ़ने की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आराम से खरीदना चाहिए। अनिल जी, पैटर्न तो पॉजिटिव है। अगर आप 6000 रादर 5900 के नीचे स्टॉप लॉस रखें तो मुझे 6600 के आसपास का टारगेट वीकली चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये आएगा नहीं। एक आध महीने की अगर आप बात करें तो यस 7-8-10% अपसाइड मुझे दिखता है। ओके, चलिए, तो ये रहा है वेबको पर। निवेश ग्रेड का शेयर है, ट्रेडिंग वाला शेयर नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आज के दिन। विवेक गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, एचडीआईएल के कॉल ऑप्शंस में आपने एक रणनीति बनाई है, वो हमसे शेयर करिए। एक्चुअली वो एचडीआईएल का पुट ऑप्शन है। मुझे एचडीआईएल ओवरऑल लगता है कि उसने एक टॉपिंग फॉर्मेशन बनाया है और मुझे लगता है इसमें थोड़ा करेक्शन आ सकता है और ये स्टॉक में 91 से लेकर 92 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो मैं 95 के पुट ऑप्शन में बाई करने की सलाह दूंगा। करंट प्राइस चल रहा है 3.70, इसके आसपास बाइंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2.25। ऊपर में मेरा टारगेट होगा 5.50 का। ओके, तो ये है राय इस वक्त एचडीआईएल के पुट में। यहाँ पर 95 रुपए का पुट खरीदे 3.70 में मिल रहा है 5.5 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये राय है इस वक्त विवेक गुप्ता की। लेकिन कुछ और पिक्स जो हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं, मंदी के लिहाज से 2 स्टॉक वागले साहब ने चुने, टाटा मोटर्स और मैक्लियोड रसल। फाइनली अब स्टॉक फीचर्स में आपके भी एफआईएस के साथ साथ मंदी के कॉल आने लगे वागले साहब, है ना? अनिल जी, जो चार्ट्स में दिखाई देता है हमको बोलना है, हम हमारी थॉट प्रोसेस उसमें डालते नहीं है। बिल्कुल। और हल्की सी करेक्टिव मूव मुझे दिखाई दे रही है। कल जिस तरह से सेलिंग हुआ है, मुझे लगता है टाटा मोटर्स थोड़े से 3-4% डाउन पर ऑन द डाउन साइड मूव करेगा। तो मैं 501 के स्टॉप लॉस से 477 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह दूंगा, लेकिन ये इंट्राडे कॉल होगा। अगर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी चेंज नहीं हुआ, अभी भी मैं 550-560 के टारगेट्स मेंटेन करता हूं और 470-450 के रेंज में अगर आता है तो लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। ऑलराइट, और टाटा मोटर्स के साथ एक और खबर जुड़ी हुई है। जेएलआर के यूएस के जो सेल्स के आंकड़े हैं वो आज सुबह सुबह आए हैं। जुलाई ऑटो की जो बिक्री है वो काफी शानदार रही है। फिलहाल 47% बढ़ा है जेएलआर का बिक्री और जैगुआर की बिक्री 165% बढ़ी है। तो देखना होगा आज ऊपर जाए तो फिर वहां पर फिर बेचने की राय बिल्कुल सही साबित हो सकती है, क्योंकि बाजार का मूड शायद कमजोर है। लेकिन इन आंकड़ों के ऊपर बाजार किस तरह से रिएक्ट करता है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद काफी सारी और खबरें हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा, उन शेयरों की बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप वागले जी, विवेक गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। एसजीएक्स निफ्टी देखिए 30 अंक नीचे इस समय कारोबार कर रहा है। एशियाई बाजारों ने जिस तरह से कमजोर प्रदर्शन दिखाया है, यूएस में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, उसी का असर देखा जा रहा है एसजीएक्स निफ्टी पर। बहरहाल आज मूड सुधारने का काम एचसीएल टेक का स्टॉक करेगा। अच्छे नतीजे जो कुछ देर पहले इन्होंने पेश किए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी देखिए अच्छी खबरें आ रही हैं। एक तरह से आप देखिए 6 देशों से जो स्टील इंपोर्ट हो रहा है, डंप हो रहा है भारत में, उसको लेकर सरकार थोड़ी संवेदनशील है और सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला लिया है। ये बताइए, स्टील कंपनियों में, मेटल कंपनियों में कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो, और खास तौर पर राय लेना चाहूंगा जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल। ये वो ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने आवेदन दिया था, तो जाहिर सी बात है इनको तकलीफ थी, इन्होंने इसलिए आवेदन दिया था, तो इनकी तकलीफ का एक सॉल्यूशन मिला है। ये स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं? आज कौन अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है इन दोनों के बीच में अगर चूज करना हो तो? हेमंत, सेल तो मुझे वीक लग रहा है। 46 के नीचे ट्रेड हो जाता है तो आई थिंक ये स्टॉक 42 तक जा सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील एक आउट परफॉर्मर है, हल्का सा करेक्टिव मूव आता है ये सेक्टर में, तो ये लेना चाहिए। मुझे लगता है 1650-1640 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा। करंट क्लोज है 1675 और 1800 तक ऊपर के मेरे टारगेट है कुछ हफ्तों में। एक्चुअली ये देखना इंटरेस्टिंग होगा हेमंत, आज ये एंटी डंपिंग ड्यूटी वाली खबर इनकी गिरावट को बचा पाती है या ग्लोबली जो थोड़े से कमोडिटीज पर दबाव बनना शुरू हुआ क्रूड के बाद। एक्चुअली ये जो चार्ट पर सिग्नल आ रहे हैं वागले साहब की, इसी वजह से आए हैं मेरे ख्याल में। पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी जो ग्लोबल मार्केट्स में सेलिंग चल रही है ना, वो क्रूड से कमोडिटीज में मेटल्स में शिफ्ट हो रही है। और कल हम यही बात कर रहे थे कि मेटल्स गिरना शुरू हो सकते हैं। देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि मेटल्स गिरते हैं। अगर अच्छा, ऐसे में गुप्ता साहब ये बताइए, मैं 2 स्टॉक पूछूंगा आपसे।
मेटल्स में अगर कोई तेजी करनी हो एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर के दम पर तो क्या खरीदना चाहिए, और मंदी करनी हो ग्लोबल मार्केट्स में मेटल कमजोर है उस हिसाब से तो क्या बेचना चाहिए? मुझे लगता है हिंडाल्को में तेजी करके चलनी चाहिए। हिंडाल्को ओवरऑल काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद 135 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला था। मुझे लगता है 144 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं इसमें। और मंदी के हिसाब से मुझे अभी कोई स्पेसिफिकली स्टॉक नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि अगर दूसरा स्टॉक देखें हिंजिंग, वो भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो मंदी के हिसाब से फिलहाल मैं मेटल्स में कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। ऑलराइट, तो मंदी का कोई कॉल नहीं है, तेजी अगर आपको करनी है तो एक और शेयर आपके सामने आता हुआ हिंडाल्को के ऊपर आपको बुलिश होना चाहिए। शुगर कंपनियों में कोई स्टॉक समझ में आ रहा है आपको क्या, जहां पर आज तेजी हो सके? क्योंकि देखिए, जो बकाया सब्सिडी की बात सरकार ने करी थी, प्रोडक्शन के ऊपर जो देने की बात की थी, वो दे नहीं पाई थी सरकार, क्योंकि कुछ शर्तें चीनी कंपनियां पूरी नहीं कर पाई थी। आज कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से बकाया सब्सिडी इन कंपनियों को दी जाए, ताकि ये कंपनियां आगे गन्ना किसानों का बकाया दे सकें। यूपी में खासतौर पर चुनाव है, कोई उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनी या फिर दूसरी चीनी कंपनी जो आपको अच्छी लगती हो, कुछ दिनों से कुछ शुगर स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं। आई थिंक हेमंत, परसों मैंने बलरामपुर की बात की थी, हालांकि थोड़ा सा ऊपर जाके कल करेक्टिव मूव आई है, 130 का क्लोज है, तो मुझे लगता है ये 124 125 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं अभी भी, और मुझे 140 145 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स की मैं बात करूंगा। और शुगर की बात निकली तो हेमंत, एक शुगर कंपनी के कल बाजार बंद होने के बाद नतीजा है, उगार शुगर नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 92 करोड़ के लॉस के सामने मुनाफे में आई मामूली से ही, और आय फ्लैट है 117-18 करोड़ के आसपास, लेकिन ईबिटा 85 करोड़ का जो लॉस था वो 8 करोड़ के मुनाफे में आता हुआ दिखा है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे बाजार का भरपूर एक्शन, बताएंगे आपको कैसी होगी प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत, रुपए पर क्या कुछ एक्शन दिखता है, क्या कुछ कमजोरी बढ़ती है रुपए पर, स्टॉक 2020 का अपडेट जो आप हर रोज देखना चाहते हैं, वो बेहतरीन 20 ट्रेडिंग आइडियाज, और इनके साथ ही आज फिर से आपके लिए होगा निवेश का एक बेहतरीन मौका। जी हाँ, बम्पर मुनाफे वाला जैकपॉट शेयर, तो तैयार हो जाइए बाजार के पूरे एक्शन के लिए हमारे साथ। पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।